2024 को लेकर के अभी से राजनीति शुरू हो गई है और खासतौर से विपक्ष अलग अलग गुटों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। केसीआर ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को अपने एक प्रोग्राम में बुलाया है और नीतीश कुमार उधर राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं। तो क्या अलग अलग गुट बनेंगे विपक्ष के अंदर ही? एकजुटता की जो बात की जा रही थी, एंटी बीजेपी और एंटी मोदी गुट, क्या वो बिखरता नजर आ रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद और सीनियर लीडर संजय सिंह जी। संजय जी, क्या जो विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही थी कि बीजेपी के खिलाफ 2024 में एकजुट करके एक फेस दिया जाए, केसीआर ने अरविंद केजरीवाल जी को और अखिलेश यादव को बुलाया वहां पे, क्या थर्ड फ्रंट की जो बात थी उसके अलावा एक फोर्थ फ्रंट भी बनता दिख रहा है, एंटी कांग्रेस? हमारी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा से ये मानना रहा है और बार बार उन्होंने इस बात को कहा है कि आप किसी के खिलाफ एकजुट होने के या फ्रंट बनाने की मुहिम में पड़ोगे तो उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना है कि आप उसके जीवन की दुश्वारियों का समाधान क्या दे रहे हैं, महंगाई का समाधान क्या दे रहे हैं, बेरोजगारी का समाधान क्या दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या दे रहे हैं। इस देश की जनता को उन बातों से मतलब है। और मैं समझता हूं कि अगर देश के सामने ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है कि हम लोगों के सामने एक अच्छा विकल्प रख पाएंगे तो लोग वोट देंगे। अगर आम आदमी पार्टी की बात आप करें तो हमने दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी अपने काम के नाम पर वोट मांगा है। 3 बार दिल्ली की जनता ने हमें यहां जिताया, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जिताया। तो किस नाम पे जिताया? बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जो हमने काम किया उसके आधार पे जिताया। संजय जी, अब केसीआर ने इनवाइट किया है, कहाँ तो केसीआर नीतीश कुमार के पास जाकर के एक अपोजिशन को यूनाइट करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब केसीआर बुला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को। तो इसका मतलब ये कि क्या अलग फ्रंट बनाने की बात है? नहीं, वो जो कार्यक्रम है उसको आप किसी फ्रंट या राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। वो कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के एक उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने आमंत्रित किया है, तो इसलिए उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसको किसी राजनीतिक चश्मे से या किसी और दृष्टि से देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। लेकिन संजय जी, बात की जा रही है, कल शरद पवार ने भी कहा है कि राहुल गांधी में वो एक काबिलियत है, एक लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, विपक्ष के नेताओं को एक फ्रंट पे ला सकते हैं। उधर शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, कि वो एक लीडर के तौर पे इमर्ज हुए हैं और प्रधानमंत्री बनने की एक क्षमताएं भी हैं उनके अंदर, और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेके भी काफी तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी गेम चेंजर होंगी 2024 में। उधर नीतीश कुमार भी राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में भी बहुत खूबियां हैं प्रधानमंत्री बनने की। तो क्या लगता है कि क्या एकजुट हो पाएगा विपक्ष 2024 में? देखिए, ये तो 2024 के परिणाम के बाद पता चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि शरद पवार जी का कोई अगर व्यू पॉइंट है तो वो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता के तौर पे उन्होंने अपना एक मत रखा है और वो यूपीए के गठबंधन में भी हैं, तो उसके हिसाब से उनकी बात को देखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो ऐसे किसी गठबंधन में है नहीं, न एनडीए में है, न यूपीए में है। हम तो हर राज्य के अंदर जहां भी जा रहे हैं अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपनी सांगठनिक क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2024 में जो मोदी को टक्कर देने की बात हो रही है, बीजेपी को टक्कर देने की बात हो रही है, तो दावेदार बहुत है प्रधानमंत्री पद के। अरविंद केजरीवाल भी देश की बात करने लगे हैं, उधर ममता बनर्जी भी अपने ढंग से प्रोजेक्ट कर रही हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, उधर राहुल गांधी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट होकर के क्या प्रधानमंत्री पद का चेहरा दे पाएंगे 2024 से पहले? ऐसा है कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी अगर देश की बात कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, उनको देश की बात करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस देश की जनता को ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि कौन सा वो नेता है, कौन से वो व्यक्ति हैं जो हमारे मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। हम कैसा विकल्प उनके सामने रख रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, किसानी पे, क्या मॉडल हम उनके सामने रख रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए या महंगाई दूर करने के लिए हम क्या मॉडल रख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक सरकार ने 8 साल में देश की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और धोखा किस नाम पर दिया? आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान पे पहुंच गई। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, दवाएं महंगी। आप देखिए, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ, सब पे टैक्स लगा दिया।
तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के लोगों के सामने है। बेरोजगारी से लोग कराह रहे हैं। 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगा है। लोकसभा का उत्तर है सरकार का, जिसमें 22 करोड़ लोगों में से मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने दी है। काला धन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था। आज तक काला धन हिंदुस्तान में नहीं आया, दोगुना हो गया काला धन। हिंदुस्तान की संपत्तियों को बेचने का और सामाजिक ढांचे को ताने बाने को बिगाड़ने का इस सरकार के ऊपर आरोप है। आरोप ही नहीं, वो तो करके दिखाया इन्होंने। जब आप सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो ये सारे सवाल हैं जिसको लेके मैं समझता हूं कि मोदी सरकार से जवाब मांगना चाहिए। और 135 लाख करोड़ रुपए का भारत के ऊपर कर्ज हो गया है। 11 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। चंद पूंजीपति भारत की संपत्तियां बैंकों से खाली कर करके लूट लूट के आज विदेशों में बैठ के हमारी व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। आपने ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग किया है। तो इन सारे मुद्दों पर इस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। आपने भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया है, अग्निवीर जैसी योजना लाके। इन मुद्दों पे तो जवाब मांगना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए। कौन सा गठबंधन होगा, कौन सा व्यक्ति चेहरा होगा, मैं समझता हूं ये तो अभी बहुत जल्दबाजी की चीजें हैं। इसमें तो इंतजार करना चाहिए। मतलब आप लोग कोई फ्रंट बनाने की फेवर में नहीं है? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल सक्षम है काउंटर करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए? देखिए, हम अभी तक जिस भी राज्य में गए, हमने अपने मुद्दे पे काम किया। हमने अपने सांगठनिक क्षमता के आधार पे चुनाव लड़ा है। और हमें कमोबेश हर जगह, आज राष्ट्रीय पार्टी अगर 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बनी है तो इसी कारण से बनी है कि हमने अपने काम की चर्चा की है। हमने जो दिल्ली के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का, पंजाब में जो भगवंत मान जी की सरकार काम कर रही है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की यही पहचान है। आज बताइए, 41 लाख वोट हमें मिला गुजरात के अंदर पहले ही चुनाव में। ये कोई मामूली घटना नहीं है। अगर हम एक 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बने हैं तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो करिश्माई ताकत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 2024 में अकेला चलोगी नीति रहेगी आपकी? आप अकेले फ्रंट से लड़ेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे आज सवाल पूछेंगे तो मैं आज आपको एक ही बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए प्राथमिकता है जनता के मुद्दों का समाधान। हम उसके ऊपर काम करेंगे, वो हमारे लिए चुनावी मुद्दा होगा। और ज्यादा बड़ी बात इस देश के लोगों के लिए भी वही होगी कि कौन सा ऐसा विकल्प सामने आएगा जो उनके जीवन की दुश्वारियों को कम कर पाएगा। नहीं तो क्या वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो आप बात कर रहे हैं वो फ्रंट में रह के करना चाहेंगे या अकेले रह के करना? ये सारे प्रश्न अभी बहुत जल्दबाजी के हैं। ये सारे प्रश्न अभी बहुत ही जल्दबाजी के हैं और इस पे कोई तत्काल उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां तक केसीआर जी के कार्यक्रम का सवाल है, उसको भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वो एक कलेक्ट्रेट के उद्घाटन के कार्यक्रम में बुला रहे हैं और उसी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, किस ढंग से देखते हैं? कह रहे हैं कि उनकी इमेज बदल गई है, उससे फायदा हुआ है। आप किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अभियान, अपना कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता है। और भारत जोड़ो के माध्यम से वो इतनी लंबी पदयात्रा का कार्यक्रम उन्होंने चलाया है पूरे देश पे, एक मैसेज देने का काम वो कर रहे हैं। शुभकामनाएं उनको।